हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग चिल्ड्रंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे कि जो बच्चों के वृद्धि तथा विकास है उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके वृद्धि तथा विकास को प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए देखें इनमें कौन कौन से फैक्टर हैं। 10 फैक्टर्स की बात की गई है जो कि किसी बच्चे की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं आइए देखते हैं। बात करें पहले फैक्टर की तो वो हेरिडिटी है, दूसरे फैक्टर की तो इन्वायरमेंट है, तीसरा सेक्स, चौथा एक्सरसाइज एंड हेल्थ, पांचवा हार्मोन्स, छठा न्यूट्रिशन, सातवां फैमिलियल इन्फ्लुएंस, आठवां जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, नौवां सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, 10वां लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। ये 10 फैक्टर्स जो हैं किसी भी बच्चे के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए पहले फैक्टर्स को देखते हैं। जो पहला फैक्टर्स है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, जिसे हिंदी में बोलते हैं या फिर वंशानुगति। अनुवांशिकता जो होता है वो क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि बच्चों में पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि जीन्स के माध्यम से होते हैं। यानी पेरेंट्स जो उनके माता पिता हैं उनके जीन्स के माध्यम से कुछ गुण ऐसे होते हैं माता पिता के जो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं और वो काफ़ी हद तक बच्चों के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। वे कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं आइए देखें। इसमें बच्चों की हाइट को देख सकते हैं, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, द कलर ऑफ आईज, टेक्सचर ऑफ द हेयर एंड उनका इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड भी इससे जो है आनुवंशिक रूप से प्रभावित होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ये भी देख लें कि कभी कभी जो माता पिता हैं बच्चे के वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो पेरेंट्स बहुत लंबे होते हैं उनके बच्चे ज़्यादातर लंबे ही होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो आनुवंशिक लक्षण हैं बच्चों में आते हैं जो कि उनके वृद्धि तथा विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। बात करें तो केवल गुण ही नहीं ट्रांसफ़र होते, कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो आनुवंशिक रूप से बच्चों में जो है ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई। अन्य ऐसी बीमारियां जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं वो भी काफ़ी हद तक बच्चों के वृद्धि तथा विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। आगे बात करें तो जो सेकंड फैक्टर है वो है इन्वायरमेंट की बात करें तो वातावरण में बच्चों का जो है भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास होता है तथा उनसे जो है काफ़ी हद तक बच्चों के वृद्धि तथा विकास जो है वो प्रभावित होता है। अगर वातावरण की बात करें तो इसके अंतर्गत बच्चों की जो फिज़िकल सराउंडिंग्स होती है, जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ वो रहते हैं, साथ ही जो उनका सामाजिक वातावरण है, परिवार है, पीयर्स ग्रुप है उनका, और उनसे साथ जो रिलेशन है यानी उनका जो फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, उनके पीयर्स ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन है, ये सारी चीज़ें वातावरण के अंतर्गत आती हैं किसी बच्चे के। बात करें यदि बच्चे का वातावरण अगर अच्छा होता है यानी अगर उसका वातावरण पॉजिटिव होता है, परिवार में अच्छा माहौल होता है, उनके साथ के बच्चों का समूह बहुत अच्छा होता है, उनका सोशल जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा होगा, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा जिसमें वो रहते हों आदि, ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव होती हैं तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है या जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव वे में होती है। जबकि अगर इसकी विपरीत बात करें तो अगर इस तरीके के अच्छा वातावरण अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता या ऐसा लैक ऑफ, जैसे उनके पेरेंट्स बहुत अच्छा कमाते नहीं हैं और या फिर अगल बगल का माहौल अच्छा नहीं है और उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, उनके जो समूह के बच्चे हैं उनके साथ के वो बहुत अच्छे उनका ग्रुप बहुत अच्छा नहीं है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से। और बात करें अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अच्छा स्कूल तथा परिवार में बच्चों को स्नेह अगर मिल रहा हो तो क्या होता है कि उससे जो है बच्चों में सामाजिक और इंटरपर्सनल जो स्किल होती है वो डेवलप होती है, जिसको हम उनके एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलम के एक्टिविटीज़ के रूप में देख सकते हैं उनमें। जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है कि वो पढ़ने में भी तेज होते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हैं, कभी वो गाना अच्छा गाते हैं तो कभी आर्ट अच्छी बनाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत चीज़ें वो कर पाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम के एक्टिविटी के तौर पे। तो इससे ये शो होता है कि उनका जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। जबकि इसके विपरीत जो है जस्ट उसके विपरीत अगर माहौल होता है, बच्चों को अफेक्शन नहीं मिलता पेरेंट्स से
स्नेह नहीं मिलता, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो नकारात्मक रूप से उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे बात करें तो तीसरा जो है वो सेक्स का मतलब यहाँ लिंग, लड़के और लड़कियों का जो डेवलपमेंट होता है बात करें तो ये अलग अलग तरीक़ों से होता है। ये जो डेवलपमेंट है इसका वो भौतिक रूप से जो है बच्चों में वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है। बात करें तो लड़के लड़कियों में दोनों में ही जो वृद्धि होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा जो है ज़्यादा लंबे होते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तथा लड़कियों में अगर फिज़िकली लड़के तो स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, लेकिन अगर बात करें वहीं अगर किशोरावस्था की और मैच्योरिटी की, तो हम बात करें लड़कियों में जो मैच्योरिटी होती है किशोरावस्था में वो पहले आ जाती है, जबकि वहीं लड़कों में जो मैच्योर होने का जो पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा समय लेता है। आगे बात करें तो शरीर की फिजिकल स्ट्रक्चर में भिन्नता भी होती है इनके, यानी इनमें कई भिन्नता के कारण इनका जो वृद्धि तथा विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। टेम्परामेंट की भी बात करें तो लड़के लड़कियों का जो है अलग अलग टेम्परामेंट होता है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया भी अलग अलग होता है जो उनकी वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भी तीसरा टॉपिक कवर किया। आगे जो है एक्सरसाइज और हेल्थ, चौथा जो है फैक्टर वो जो कि बच्चे की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है वो है एक्सरसाइज और हेल्थ। यहाँ एक्सरसाइज का तात्पर्य बच्चों के खेलकूद तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटी से है जो कि उनके शरीर में वृद्धि करती हैं और उनकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती हैं तथा साथ ही साथ उनकी हड्डियों को भी मजबूत बनाती हैं। यदि बच्चे प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी ग्रोथ व डेवलपमेंट उचित प्रकार से होता है। एक्सरसाइज बच्चों को हेल्दी रखती है, स्पेशली अगर वो बाहर खेलने जाते हैं तो एक्सरसाइज उनके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो कि उन्हें डिसीज़ से बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। अगर बात करें पाँचवें कारक की तो वो है हार्मोन। हार्मोन जो है एंडोक्राइन सिस्टम से स्रावित होता है, यानी वो एंडोक्राइन सिस्टम से निकलता है। एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ शरीर के कार्यों को कंट्रोल, जो हार्मोन होता है वो शरीर के कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर बात करें तो अगर यह हार्मोन जो है बैलेंस रूप से जब कार्य करता है, जब यह शरीर में क्या होता है बैलेंस रूप में होता है, बैलेंस रूप में स्रावित होता है, तब क्या होता है कि सामान्य फिजिकल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। अगर इसकी विपरीत बात करें तो अगर असंतुलित जो इम्बैलेंस अगर हार्मोनल चेंजेस हो गए हों, अगर इनमें असंतुलन आ जाता है तो यह विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिससे बच्चों में ओबेसिटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड अदर डिसीजेज देखने को मिलती हैं। बात करें अगर यौनावस्था की, तो यौनावस्था में जो है सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हम जो है लड़की लड़कियों में देख सकते हैं। अगर बात करें लड़कों की तो लड़कों में जो है जो यौनावस्था है उसमें इनमें दाढ़ी मूंछ आने लगती है, कंधे उनके शरीर चौड़े होने लगते हैं, आदि तरीके की शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जबकि लड़कियों में क्या होते हैं, लड़कियों में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, बहुत से फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और ये जहाँ तक है किसी भी लड़के और लड़कियों के जो वृद्धि तथा विकास है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। आगे बात करें तो न्यूट्रिशंस यहाँ पोषण हिंदी में जिसे बोलेंगे, शरीर को अगर बिल्ड करना हो या उसको रिपेयर करना हो तो जो हम फूड लेते हैं वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। इसलिए बच्चों के लिए जो है जो उनका मील होता है, जो फूड होता है, तो वो न्यूट्रिशन से क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। एक कुपोषण जो है जो कि एक बीमारी है, बच्चों में अधिकतम रूप से बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है या बच्चों में ही अधिकतम पाई जाती है, उनके वृद्धि तथा विकास को ये काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। कुपोषण का तात्पर्य जैसे उनको प्रॉपर रूप से डाइट ना मिलना, यानी उनका उचित पूर्वक पालन पोषण ना होने से ये बीमारी होती है। अगर बात करें ओवर ईटिंग की तो इसमें जो है काफ़ी तरीके से हमको ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो लंबे समय बाद बच्चों में दिखाई दे सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ हुई, हार्ट डिसीज़ हुई, ये सारी प्रॉब्लम्स ओवर ईटिंग के कारण भी हो सकती हैं। बात करें तो बच्चों में वृद्धि तथा विकास के लिए जो बैलेंस डाइट का होना अति आवश्यक होता है, जिसमें कि भरपूर मात्रा में विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो एवं फैट हो, ये सारी चीज़ें जो उनके डाइट में होनी चाहिए जिससे कि उनकी बुद्धि तथा शरीर का विकास उचित पूर्वक हो सके।
आगे बात करें तो फैमिलियल इन्फ्लुएंस में परिवार के जो पारिवारिक रूप से जो प्रभाव पड़ते हैं बच्चों के वृद्धि तथा विकास पे, उनके डेवलपमेंट पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी बात हम यहाँ करेंगे। बात करें तो परिवार का प्रभाव भी किसी भी बच्चे के वृद्धि तथा विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है या उनके साइकोलॉजिकल एवं सोशली डेवलपमेंट करने में मदद करता है। यदि बच्चों को उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे जो है उचित पूर्वक उनको स्नेह मिलता हो या उनके पेरेंट्स उन बच्चों पर ध्यान देते हों तो उनका जो डेवलपमेंट है वो एक हेल्दी फॉर्म में होता है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि तथा विकास बच्चों में देखने को मिलता है जहाँ उनकी जो फैमिली है वो अपना समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय, ऊर्जा और अपना प्यार बच्चों को दे रही हो। जैसे बच्चों के साथ क्या करें कि साथ ही साथ वो लोग उनके साथ मिलकर किताबें पढ़ें, उनके साथ मिलकर खेलें, बातें करें, आदि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ होती हैं वहाँ बच्चों में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिलती है। परंतु इसके विपरीत अगर बात करें तो जहाँ परिवार वाले बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं या अब्यूज़ करते हैं, उन बच्चों का वृद्धि तथा विकास निगेटिव तरीके से होता है और उनमें पुअर सोशल स्किल्स देखने को मिलती है। आगे बात करें तो जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस के अंतर्गत जो आते हैं चीज़ें, जैसे स्कूल हो गया जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, पड़ोसी हो गए जिनके बीच में वह रहता है, समुदाय जहाँ की जो कम्युनिटी है उसके अगल बगल उनको जोग्राफिकल में भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाएगा, उनके पीयर सर्कल जो हैं वो आएंगे इसके अंतर्गत, और कुछ जो है सोशल फैक्टर्स जो है जोग्राफिकल के अंतर्गत आएंगे। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जो कि बच्चे की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कम्युनिटी समुदाय होता है, लाइब्रेरी होती है, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए, एंड स्पोर्ट्स होते हैं। ये बच्चों के जो है स्किल, टैलेंट और बिहेवियर को विकसित करते हैं। आगे बात करें तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का तात्पर्य यहाँ है परिवार की जो सामाजिक व आर्थिक दशाएं होती हैं वो बच्चे के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करती हैं। या एक तरीके से जो एक तरीके से ये कहें कि अच्छी स्कूलिंग होने पर बच्चों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अगर बहुत अच्छी फैमिली होगी, वेल ऑफ फैमिलीज़ हो, तो अपने बच्चों को बेटर लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगी जिनको उसकी आवश्यकता है, मतलब जिन एड्स की आवश्यकता है उनको, जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता है उन बच्चों को वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा पाएगी, जिससे उनका जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव होगा। जबकि वहीं जो पुअर फैमिलीज़ हैं वो बच्चों को एजुकेशनल रिसोर्सेज अच्छे नहीं दे पाती, उनका पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, जिससे उनके जो है डेवलपमेंट प्रभावित होता है। उनके पेरेंट्स, यदि कोई पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है, अपने टाइम को बच्चों पे दे नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं दे पाते, तो उससे भी बच्चों का डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है। और लास्ट में जो है 10वां जो पॉइंट है वो लर्निंग तथा रीइंफोर्समेंट है। लर्निंग रीइंफोर्समेंट की बात करें तो लर्निंग जो होती है, सबसे पहले हम लर्निंग की बात करेंगे तो लर्निंग जो है एक अर्जित प्रक्रिया होती है जो किसी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दिखाती है। और वह परिवर्तन किससे आता है, अभ्यास तथा अनुभूति के फलस्वरूप ही आया हुआ जो स्थायी परिवर्तन है उसी को हम लर्निंग कहते हैं। यह परिपक्वता के एक खास स्तर पर पहुंचने के बाद ही होता है। अगर बात करें सीखने की तो ये किसी बच्चे की वृद्धि तथा विकास में स्कूली शिक्षा की तुलना में कहीं अधिक शामिल होता है। यह किसी बच्चे की मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा सामाजिकता का विकास करती है, जिससे बच्चा समाज में स्वस्थ रूप से कार्य कर सके। और वहीं पुनर्बलन की बात करें तो यह सीखने का एक कंपोनेंट ही है। यह छात्रों को क्या करता है, प्रेरित करता है। जब किसी छात्र में कार्य करने के लिए प्रेरणा की कमी हो जाती है तो टीचर क्या करता है, रीइंफोर्समेंट देता है, अर्थात वो किसी बच्चे को प्रेरणा देता है, जिससे छात्र क्या होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं और अपने अभ्यास को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ाते हैं, जिससे उनकी सीखने की गति बढ़ती है और उनका डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है। इस प्रकार से जो है पुनर्बलन जो है किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी हद तक मदद करता है। इस प्रकार से हम लोग ने इस 10 फैक्टर्स को पढ़ा जो कि किसी भी बच्चे के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से प्रभावित करते हैं इसको भी हमने देखा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।